ये 4 हफ्ते के लिए सरकार ने वो जो टीआरपी पर रोक लगाई थी उसको बढ़ा दिया है टीवी न्यूज चैनलों की 4 हफ्ते के लिए। ये क्यों किया गया है? अच्छा किया है भाई, इसका तो स्वागत करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। नहीं तो पता नहीं कहां कहां कब्जा करा देंगे, कोई ठिकाना है ना। मैं ये कह रहा हूं कि ईरान भले चुनाव में खड़ा नहीं है, लेकिन जहां जहां चुनाव हो रहा है जीतेगा ईरान ही जीत रहा है। और अगर आपने ज्यादा चुनाव पे फोकस किया तो आपका भी टीआरपी धड़ाम हो जाएगा। आशुतोष, आप इसे शुरू कर रहा हूं। क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? क्या ये साइलेंट चुनाव लग रहा है आशुतोष? पूरे देश में तो चर्चा हो नहीं रही है, मीडिया में चर्चा हो नहीं रही है, साइलेंट चुनाव माने इसे? आप दुनिया की नजर इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पे लगा हुआ है। आप बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस से गुजर रहा है और हमें चिंता असम और बंगाल के चुनाव को लेकर है। तो मुझे लगता है कि चुनाव में अभी बहुत वक्त बाकी है तकरीबन, और इसलिए कैसे सरकार इस ऑयल और गैस के संकट से निपटती है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे और क्या नहीं होंगे। बाकी जो एंटी इनकम्बेंसी वो तो बनी रहेगी, लेकिन इस वक्त जो संकट है, मैं आपको बता दूं कि ये संकट और बढ़ने वाला है। क्यों? क्या हुई? क्योंकि अभी तक हम सिर्फ इस संकट से गुजर रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ऑयल और गैस का ट्रांसपोर्टेशन बाधित है, जहां से 20% का ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से अब बाब अल मंदाब, जो रेड सी का जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज एक तरीके से हार्मुज है, जो वहां का जल डबरू मध्य, वहां से 13% की गैस एंड ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन होता है और सऊदी अरबिया का मेजर चंक वहां से गुजरता है। और उसके अलावा रशिया ने एक अनाउंसमेंट किया है कि 1 अप्रैल से वो गैसोलीन का एक्सपोर्ट बंद कर देंगे। अब आप ये सोचिए कि अगर रशिया गैसोलीन का एक्सपोर्ट बंद कर देता है और यमन में मौजूद जो हूती विद्रोही हैं उन्होंने ऑलरेडी ये चुनौती दे दी है और इजराइल के ऊपर उन्होंने मिसाइल फेंक दी है। ये तो लेने के देने पड़ गए। और आपको याद होगा कि ईरान के हवाले से खबर 2 दिन पहले आई थी कि वो स्ट्रेट ऑफ मंदाब को भी बंद करेंगे वो। तो ये जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस से सरकार कैसे निपटेगी? क्योंकि हम 88.4% ऑयल इंपोर्ट करते हैं और 62% हम गैस इंपोर्ट करते हैं। तो इसलिए अगर और अभी जो हमको थोड़ा सी सहूलियत मिली, थोड़ी सी राहत मिली, वो इसलिए मिली क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 1 मार्च से 18 मार्च का जो आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है, तकरीबन 30% से ज्यादा हम गैस इस वक्त रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर इसमें भी बाधा पहुंची और जो सऊदी अरेबिया से हम 7.9 मिलियन पर बैरल जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर रेड सी बंद हुआ तो फिर क्या होगा? तो इसलिए अभी कुछ भी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। संकट अंतर्राष्ट्रीय गहराता जा रहा है। और बात तो सही है, और जल्दी अगर कोई शांति वार्ता नहीं हुई तो फिर दिक्कत पैदा होगी। लेकिन आशुतोष, आपने कम से कम देश के मीडिया को सही साबित कर दिया। आपने तंज कसते हुए कहा कि भैया देखिए, देश में इस समय तो सबसे बड़ी समस्या ये है, युद्ध है, तेल संकट है, दुनिया में भी सबसे बड़ा संकट जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, तो ऐसे में चुनाव की परवाह कौन करता है? और आपने भी युद्ध पर ही बोला, जबकि मेरा सवाल यह था कि साइलेंट चुनाव कौन जीतेगा। मतलब आप सही कह रहे हैं ना, मीडिया इस समय सही दिखा रहा है नहीं कि इस समय 2 लोग जो हैं वो ज्यादा युद्ध और उसके असर के ऊपर चिंतित हैं, चुनाव के बारे में नहीं सोच रहे। देखिए, वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। जो ये संकट है, मुझे ऐसा लगता है कि 1945 के बाद जो सबसे बड़ा संकट माना जा रहा था वो क्यूबन वॉर क्राइसिस थी, जो 1962 का था, जब केनेडी राष्ट्रपति थे और ख्रुश्चेव यूएसएसआर के कर्ता धर्ता थे। उस वक्त जिस तरीके से यूएसएसआर की जो सबमरीन चल रही थी और एक लग रहा था कि न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, तो वो एक संकट टल गया अंतिम समय पे। लेकिन ये जो संकट है, इसने तो पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। तो भारत कैसे उससे अछूता रह सकता है? भारत के चुनाव कैसे उससे अछूते रह सकते हैं? और भारत में कैसे हम युद्ध के बारे में चर्चा ना करके हम सिर्फ इस बारे में चर्चा करें? आप देखिए कितनी भयानक स्थिति पैदा हो गई है कि इजराइल लगातार लेबनान के अंदर घुसता हुआ चला जा रहा है, लगातार।
ऑलरेडी 1500 से ज्यादा लोगों की मौत लेबनान में हो चुकी जिस पर लोगों का ध्यान ही नहीं है। तकरीबन जनता माफ नहीं करेगी। 10 से 15 लाख लोग वहां डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं, यानी घर बार उनका उजड़ चुका है। 10 से 12 लाख लोग डिस्प्लेस्ड हुए वहां से, लेबनान के वहां से, साउथ लेबनान से। और हमारा पूरा ध्यान इस वक्त जो है ईरान के ऊपर लगा हुआ है। और वहां ये चर्चा चल रही है कि अगर अमेरिका को ये चुनाव अगर हार गया या ये युद्ध अगर हारता हुआ दिखाई पड़ा या अगर उसको बहुत दिक्कत होगी, तो क्या इसमें न्यूक्लियर आर्सेनल का भी इस्तेमाल हो सकता है। ये डिबेट इस वक्त ग्लोबल लेवल पे चल रही है। Exactly. तो हम कैसे बंगाल के चुनाव में फोकस करें और हम कैसे असम के चुनाव में फोकस करें, या कैसे तमिलनाडु केरल के चुनाव फोकस करें। आप बहुत दिलचस्प बात कह रहे हैं। जो 1945 की देखिए, जो 1973 और 1979 की जो ऑयल क्राइसिस थी, उसके बारे में भी लोग कह रहे हैं कि दोनों का मिला जुला है, मिला दो तो भी उससे बड़ी क्राइसिस इस वक्त मौजूद हो गई है। अकेले अफ्रीका में 50% का ऑयल क्राइसिस वहां पे मौजूद हुआ। अमेरिका के अंदर 30% की क्राइसिस हो रही है वहां पे। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। आप सोचिए इस बात को लेके। तो इस वक्त संकट वहां पे, और हम चुनाव के बारे में कैसे बातचीत कर सकते हैं? ठीक है, ओके आशुतोष, दो चीजें आपने कहा कि इजराइल ने लेबनान में ये कर दिया वो कर दिया, ये भी बताइए ना साथ में कि लेबनान से इजराइल में कितने हमले होते हैं और इजराइल में कितना नुकसान होता है। दो तरफा है, एक तरफा नहीं है। एक तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए, और दूसरी बात नहीं, मैं उसमें डिबेट में नहीं जाना आशुतोष, वो फिर वो लंबी खींच जाएगी कि किसकी गलती है, वो एक अलग तरह की डिबेट है। मैं दूसरा सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूं आशुतोष, आपने बिल्कुल सही कहा, ये युद्ध जो है इस समय सबके दिमाग पर भारी है, वो सबकी जेबों पर, घरों पर असर कर रहा है। क्या आपका इशारा आशुतोष ये है कि चुनाव में, खासतौर से बंगाल के चुनाव में, सारे के सारे जो रीजनल इश्यूज हैं, मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, वो सब पीछे चले जाएंगे और युद्ध एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा? क्या घुसपैठिए का मुद्दा, बंगाल की ममता बनर्जी के कल्याणकारी योजनाएं, उनका रुतबा, मोदी का नाम, ममता वर्सेस मोदी, सब पीछे चला जाएगा और युद्ध के असर जमीन पर बंगाल में क्या होते हैं यही तय करेंगे कौन जीतेगा? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मानक, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, क्योंकि जो आपने लेबनान वाला सवाल पैदा किया है, जो लोग ग्लोबल पॉलिटिक्स और ग्लोबल हिस्ट्री को समझते हैं वो जानते हैं कि 1948 में इजराइल का गठन हुआ, लेकिन 1936 से लेकर 1947 तक जिस तरीके से इजराइल के मिलिशिया ने पूरे फलस्तीन में खून खराबा किया, गांव के गांव जलाए, शहर के शहर जलाए, उसको एक शब्द कहते हैं नकबा। यह नकबा शब्द जो है, अगर आप किसी भी फिलिस्तीनी से पूछेंगे आपको बता देगा। नकबा मतलब लाखों लोगों को बेदखल किया गया, जमीन पर जबरदस्त कब्जा किया गया, और यह इजराइल में नकबा नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि ये उनका वो इतिहास है जो वो पढ़ना नहीं चाहते। तो फिलिस्तीनियों को उनके घर से जबरदस्ती बेदखल किया गया है, और आज भी ईरान के ऊपर ईरान ने हमला नहीं किया है, इजराइल और अमेरिका ने हमला किया है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? लेबनान के ऊपर उन्होंने हमला नहीं किया, इजराइल ने उनके ऊपर हमला किया। तो आज प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे तो पूरे होलिस्टिक में हम बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जहां तक चुनाव का प्रश्न है, देखिए चुनाव तो लोकल इश्यूज पर ही होंगे। अब असम की सरकार एलपीजी के क्राइसिस को कैसे हैंडल करती है, ऑयल के क्राइसिस कैसे हैंडल करती है, उस पर निर्भर करेगा। लेकिन जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी असम की सरकार के खिलाफ है, जो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के खिलाफ है, जो 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी तमिलनाडु में है, या जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी लेफ्ट की केरल के अंदर है, उस पर भी चुनाव तय होगा। आप अपनी चुनाव की स्ट्रेटजी कैसे करते हैं, अलायंसेस कैसे करते हैं, अपने वोट बैंक को कैसे बचाते हैं, और प्रशासन का कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस पर भी चुनाव के नतीजे तय होते हैं। बहुत सारी बातें, तो ऐसा नहीं कि लोकल इश्यूज काम नहीं करेंगे, लेकिन हां, अगर एलपीजी क्राइसिस आप नहीं हैंडल कर पाएंगे, सरकारें अगर नहीं हैंडल कर पाएंगी, तो इसका असर होगा चुनाव के अंदर। ओके, यही नहीं, अभी और सुनिए। औघड़ संप्रदाय के वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, प्रमुख औघड़ संप्रदाय के प्रमुख हैं पत्रकारों का जो औघड़ संप्रदाय, विनोद जी के मुताबिक। हाँ सतीश जी बोलिए। देखिए मानक, साइलेंट चुनाव है, कौन जीत रहा है सतीश जी? मैं ये कह रहा हूं कि ईरान भले चुनाव में खड़ा नहीं है, लेकिन जहां जहां चुनाव हो रहा है जीतेगा ईरान ही जीत रहा है। और अगर आपने ज्यादा चुनाव पे फोकस किया तो आपका भी टीआरपी धड़ाम हो जाएगा। आप समझ लीजिए इस चीज को। मोटी बात यह है मानक जी, सतीश जी टीवी के संपादक रहे हैं न्यूज चैनलों के, इसलिए आपकी सलाह को मैं गंभीरता से लूंगा। सतीश जी बोलिए आगे। इसलिए मैंने जोड़ दिया ना, ईरान को जितवा दे रहा हूं हर जगह। हाँ। दरअसल देखिए, फैक्ट फिगर्स तो मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं उधर नहीं जा रहा हूं। मैं सीधा कह रहा हूं कि दुनिया परेशान है 2 टेटिया बच्चों से।
टेटिया बच्चे आप समझते हैं क्या होता है? अमीर बाप के जो बच्चे होते हैं, जिनका पालन पोषण बड़े मजबूती से होता है, वो कोई खेल हारते नहीं है। अगर वो 0 पर आउट हो जाए तो उसको सब जबरदस्ती करा के बैटिंग करा देते हैं, तू ही जीत गया भाई, तू ही जीत गया। तो हमको लगता है कि ट्रंप साहब उसी मनोस्थिति में है। उनको कोई कह दे कि जी हाँ आप जीत गए, भले वो पूरी तरह से हार गए हो। तो ये हालत है। ईरान ने सबका तेल गैस निकाल दिया है, पूरे दुनिया का तेल गैस एकदम छराछर बाहर निकाल दिया है, ये आप समझ लीजिए। मानक जब हम लोग बात कर रहे थे, कल ही परसों आपके यहां बात कर रहे थे, तो अभी क्या हुआ है? अब पिछले 24 घंटे में अभी कुछ पता भी नहीं है क्या हुआ है। कुवैत में बर्बादी, यूनाइटेड अरब अमीरात में बर्बादी, सऊदी अरेबिया में मेरे ख्याल से यह पहली जबरदस्त बर्बादी है, जो यूएस बेस को मारा गया है ना। इराक सुलगने लगा है। और अभी आशुतोष जी ने हूती और मंदाव का बात की। अगर हूती मंदाव वाला कांड हो गया तो हम जब कह रहे हैं कि अब 40% रशिया से तेल लेंगे, तो माल तो उधरे से आता है हम लोग का। जनता माफ नहीं करेगी, इसको हम समझे। तो ये हालात पैदा हो रहे हैं, तो इसमें कौन चुनाव देखेगा? अभी लोग चुनाव, अगर कहा जाए कि आप क्या करेंगे, आपको ऐसे ही मन में वोट देना है तो क्या करेंगे, तो बोले सब हमने चुनाव युद्ध का किया। एक एक चीज पर जनता की नजर है कि भैया हमारा क्या होगा। अरे इसमें तो एगो वोट ही देना होता है ना। ये अलग बात है कि हमारे देश में जो हर चीज का इलाज चुनाव की जीत मानी जाती है, तो हो सकता है उसी ढंग से इसको भी पेश किया जाए। वो कोई बड़ी बात तो किसके नहीं लिए है। फायदा हो जाएगा, किसके लिए नुकसान हो जाएगा चुनाव में, युद्ध के बाद जो स्थिति पैदा हो रही है? मैं बंगाल की बात कर रहा हूं। भाई हम कैसे कह दें? देखिए अभी भी दादा की मछली ठीक से गैस से नहीं बनेगी, तो आप सोचिए किसका होगा। तो जो बात वही है, आप तो जो लगाएंगे। हमको नहीं लग रहा है उतना रेलेवेंट है कि प्रदेश का चुनाव। आप देखिए ना ईरान वालों ने क्या किया है, ये मैं गंभीरता से बोल रहा हूं। वहां कहा जा रहा है कि 31 राज्य, 31 ईरान एक साथ लड़ रहा है ना। हमारे राजनीति में तो ये होता है कि जब राजनीति करनी हो तो भारत नाम हो जाता है, और अभी टीम इंडिया कहा जा रहा है। आप सोचिए। तो मुद्दा थोड़ा गंभीर है। हमको अभी राष्ट्र के हितों को ध्यान देना चाहिए। हम तो आपके चैनल पर 10 बार बोले कि अपने में हिम्मत जुटाओ, और ट्रंप क्या करता है जो कोहली जी कह रहे हैं उस पर नजर दो ही नहीं, खाली पुतिन को फॉलो करो। भारत रूस जिंदाबाद, पुतिन जिंदाबाद वाले नारे फिर से बुलंद करो। इसी से कुछ भारत का कल्याण है, नहीं तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जान माल की क्षति है। 4 हफ्ते के लिए सतीश जी, 4 हफ्ते के लिए सरकार ने वो जो टीआरपी पर रोक लगाई थी उसको बढ़ा दिया है टीवी न्यूज चैनलों की 4 हफ्ते के लिए। ये क्यों किया गया है? अच्छा किया है भाई, इसका तो स्वागत करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। नहीं तो पता नहीं कहां कहां कब्जा करा देंगे, कोई ठिकाना है ना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।